नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो जो है आधे घंटे की रहेगी और इसमें पूरा चैप्टर डिस्कस किया जाएगा और इसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके टीजीटी में, आपके अलाइड में और आपके एचएस में। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज, इसको डिस्कस करेंगे हम। पॉवर्टी इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। और इसकी इंडिकेटर्स की बात हम करें तो क्या क्या इंडिकेट करते हैं इसको, तो इसमें हंगर है, लैक ऑफ शेल्टर है, फिर लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज़ है। बेसिक अमेनिटीज़ कौन सी होती हैं? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, और रेगुलर जॉब की अगर कमी है तो पॉवर्टी है। लैक ऑफ हैप्पीनेस है, मतलब जो लोग हैं वो इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो खुश रहें। ठीक है, तो उसको भी पॉवर्टी माना जा सकता है। ठीक है, अब काउजेज़ क्या होते हैं इसके? अगर हम काउजेज़ की बात करें तो देखो, जिन लोगों के पास लैंड नहीं होगी वो क्या कर पाएंगे? वो अपनी इनकम जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तो जॉब तो है ही नहीं, लेकिन साथ में मतलब कोई लैंड है वो भी नहीं है जिसके ऊपर वो काम करके अपना गुजारा चला पाए। ठीक है, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब नहीं मिल पाती है, काम नहीं मिल पाता है, या काम मिल पाता है तो पूरा साल नहीं होता, मतलब ज़रूरतों को पूरा करने लायक एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, जॉब नहीं होती है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। साइज़ ऑफ फैमिली की हम बात करें, अगर बड़ी फैमिली है तो और इनकम जो है कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, पॉवर्टी का कारण बन सकती है ये। इलिटरेसी, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे, मिल पाएगी उनको अच्छी जॉब, और इस तरह से पॉवर्टी का काउज होगा। पुअर हेल्थ होगी। माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब भोजन तो मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशियस नहीं है। ठीक है, तो इसको भी पॉवर्टी में काउंट किया जा सकता है। चाइल्ड लेबर, अगर चाइल्ड लेबर हो रही है तो इसको भी पॉवर्टी मानेंगे। हेल्पलेसनेस, मतलब लोग जो हैं ये जो लोग हैं इनकी हेल्प नहीं हो पा रही है गवर्नमेंट से, या अदर जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं, मतलब कोई भी इनकी हेल्प नहीं करता है, तो गरीबी बोल सकते हैं हम। अब देखो, महात्मा गांधी ने बोला था कि इंडिया को ट्रूली हम तभी इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं जब इसके पुअरेस्ट पीपल जो हैं वो फ्री हो जाएं ह्यूमन सफरिंग से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो किन चीज़ों को काउंट करते हैं पॉवर्टी में? तो ये तो हमने जनरल बात कर ली ऊपर। अभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो लोग जो हैं पॉवर्टी को मेजर करते हैं, वो इंडिकेटर्स देखते हैं कि कोई इंसान जो है उसकी इनकम कितनी है और उसका कंजप्शन कितना है, इसके अकॉर्डिंग वो काउंट करते हैं इसको। साथ में वो देखते हैं कि लिटरेसी लेवल कितना है, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, हेल्थ केयर अच्छी है या नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं काउंट करते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि सोशल एक्सक्लूजन तो नहीं है, वल्नरेबल तो नहीं है कोई सेक्शन किसी कंट्री का, किसी रीजन का, ये चीज़ें भी काउंट की जाती हैं। अच्छा, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? मान लो कोई एक गांव है, ये मान लो एक गांव है, इसमें बहुत सी फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन इसमें एक फैमिली जो है गरीब है, तो ये बाकी फैमिलीज़ क्या करेंगी? इसके साथ अपनी डीलिंग बंद कर देंगी, इसको एक्सक्लूड कर देंगी अपनी इस सोसाइटी से। ठीक है, अब ये जो फैमिली है ये कोई और जगह, या मतलब कोई और सोसाइटी, कोई और लोग अपनी तरह के ढूंढेगी जिनमें इसके अकॉर्डिंग जो है बातें हों, मतलब जैसे कि इनकी इनकम एक जैसी हो, इनका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा हो, सारी चीज़ें। तो ये क्या होगा, ये फैमिली जो है यहाँ से एक्सक्लूड होके यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी ये। ठीक है, अब देखो इसका एक इफेक्ट क्या होगा। अगर ये फैमिली मान लो अपनी ही इस एरिया में रहती तो इनको देख के शायद ये इम्प्रूव हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद इनका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता, इनके आसपास तो पहुँच जाता है एटलीस्ट। यहाँ पर जाने से क्या हुआ, एक ही तरह के लोग हैं तो कोई मोटिवेशन नहीं है, तो इन्हीं के बीच में फंसा रह जाएगा ये परिवार, ये फैमिली,
ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब वल्नरेबल की बात करें हम, तो वल्नरेबल में अगर हम देखें तो कौन कौन से लोग आ जाते हैं इसमें। एक तो जो देखो इलिटरेट होते हैं, जिनमें जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। फिर वीकर सेक्शन जो है, हमारे कास्टिज़म हमारे देश में बहुत सा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वल्नरेबल बना देती हैं कुछ सेक्शंस को। और ये जो है ये वल्नरेबिलिटी, ये जो वल्नरेबल सेक्शन है इसको काउंट किया जाता है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। अब देखो पॉवर्टी लाइन जो है इसको अगर हम डिस्कस करें, पॉवर्टी लाइन, पहले तो पॉवर्टी लाइन होती क्या है। तो देखो एक बेंचमार्क जो है वो सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बताता है कि पॉवर्टी है क्या, ठीक है। और ये एक कॉमन मेथड होता है जो कि यूज़ किया जाता है पॉवर्टी को मेजर करने में, ठीक है। बेस क्या होता है इसका बेस होता है इनकम और कंजप्शन। देखो इनकम क्या है, इनकम है कि कोई आदमी जो है कमाता कितना है, कंजप्शन क्या है कि वो खर्च कितना करता है, ठीक है। तो ये जो है फैक्टर्स हुए, इनको काउंट किया जाता है। और ये जो पॉवर्टी लाइन है ये वेरी करती है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखें हम एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो इंडिया में एस्टिमेट कैसे किया जाता है पॉवर्टी लाइन का। अच्छा देखो पहले तो पॉवर्टी लाइन को मैं थोड़ा सा और बता दूं। मान लो ये एक लाइन है, ये इसको पॉवर्टी लाइन बोला गया है। मान लो कि 100 रुपये सेट किए हैं कि अगर कोई आदमी जो है वो 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये से ऊपर कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर वो 100 रुपये से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल गया वो अमीर हो गया, ठीक है। मान लो आपके एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 33 मार्क्स चाहिए पास होने को। अगर आपने 34 स्कोर कर लिया तो आप टॉपर नहीं होगे, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर किसी आदमी ने 101 कमा लिया, 110 कमा लिए तो वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो गया, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया गरीबी रेखा से जो नीचे हैं लोग और इसमें, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर जैसे जो लोग टेस्ट की तैयारी करते हैं वो सिर्फ फैक्ट्स ढूंढते हैं कि हमें फैक्ट्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अलाइड या HS हो गया, IAS हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम अगर आपको देने हैं तो आपको वहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना होता है, मतलब आपको लिखना होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपके माइंड में वही चीज़ें चलेंगी जो आपने सुनी होंगी। अगर आपने सिर्फ फैक्ट्स सुने होंगे तो आप सिर्फ फैक्ट्स ही लिखवाएंगे, बाकी चीज़ें कहाँ से लिखेंगे। तो आपको पूरी चीज़ें बेसिक से पता होनी चाहिए। चलिए, तो इंडिया में एस्टिमेशन जो होता है पॉवर्टी लाइन का वो किस तरह से होता है। तो एक देखो मिनिमम लेवल जो है फूड रिक्वायरमेंट का, क्लोथिंग का, फुटवियर का, फ्यूल का, लाइट का, एजुकेशन का, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनका, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको काउंट किया जाता है। और दीज फिजिकल क्वांटिटीज़, इनकी मतलब जो एक कीमत होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, रुपीज़ में, और उसी से निकाला जाता है। प्रेजेंट फार्मूला क्या है, इस चीज़ को मैं और क्लियर कर दूं थोड़ा सा। मान लो कि एजुकेशन है वो 10 रुपये में मिलती है, 5 रुपये में आपको हेल्थ केयर मिलती है, इसी तरह से बाकी चीज़ें मिलती हैं। तो इन्हीं को मल्टीप्लाई किया जाता है, इन्हीं चीज़ों को सारी को काउंट करके जो है एक एवरेज निकाला जाता है और उसी को सेट किया जाता है पॉवर्टी लाइन फिक्स करने के लिए। प्रेजेंट फार्मूला क्या है, तो प्रेजेंट फार्मूले में बोला गया है कि जो इंसान रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर डे जो है कमा पा रहा है, खा पा रहा है मतलब, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, और जो 2100 कैलोरीज जो हैं अर्बन एरियाज़ में ले पा रहा है, वो आदमी जो है वो ठीक है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। मतलब इतनी रिक्वायरमेंट जो है उसकी अगर फुलफिल हो जाती है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अगर इससे इतनी फुलफिल नहीं होती तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और ये डेटा जो है ये 2011-12 के अकॉर्डिंग है आपकी बुक में। अब देखो द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, ये जो है पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग द कैलोरीज इन द, देखो अगर आपने बात करें कि कैलोरीज, ये कैलोरीज जो हैं ये खरीदनी है,
तो रूरल एरियाज़ में 816 रुपये पर मंथ किसी इंसान की इनकम होनी चाहिए, सिर्फ पर पर्सन की बात हो रही है, और 1000 रुपये जो है ये अर्बन एरियाज़ में। अब ये कम और ज़्यादा, ऊपर हमने बात की, जैसे मैंने यहाँ पे कैलोरीज जो हैं रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बताई, लेकिन कीमत जो है रूरल एरिया में कम बताई। तो इसके पीछे कारण ये है कि रूरल एरिया जो हैं वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए ये अमाउंट कम है, जबकि कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में महंगाई है, तो यहाँ पर ज़्यादा बताया गया है। तो अर्बन एरिया में चाहिए 1000 रुपये पर मंथ पर पर्सन इनकम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इनकम जो है 5 फैमिलीज़ की सेट की गई है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 816 को 4080, ठीक है। 4080 रुपये इनकम होनी चाहिए 5 फैमिली मेम्बर्स की एक फैमिली में जिसमें 5 मेंबर्स हैं उसकी इनकम होनी चाहिए 4080 रुपये, और 5000 होनी चाहिए अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, पॉवर्टी लाइन जो है ये जो है वैसे पीरियोडिकली नॉर्मली क्या होता है वो 5 ईयर्स होते हैं, तो 5 ईयर्स में काउंट की जाती है, 5 ईयर्स बाद चेंज की जाती है। अच्छा, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है? तो इसमें सर्वे सैंपल जो है, एक सैंपल सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है। कौन कंडक्ट करता है इसको? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है इस सर्वे को कंडक्ट करता है और ये बताता है कि कितनी गरीबी है कितनी नहीं है, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट किया है पॉवर्टी का थ्रू आउट वर्ल्ड। उसमें बताया है कि अगर कोई इंसान जो है, मतलब पर पर्सन जो है इनकम $1.90 अगर किसी पर्सन की है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब देखो, हर साल जो है 2.2% डेक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है पॉवर्टी में, ठीक है, ये हो रहा है। अब आगे देखें, वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, पहले तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं कौन? तो अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें तो SCs और STs ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ST सबसे ही ज़्यादा, अगर SC और ST में भी बात करें हम तो STs जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम इकोनॉमिक कैटेगरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो हैं वो हैं कैजुअल लेबरर्स। अच्छा, इसमें डबल डिसएडवांटेजेस ये कब होती है? डबल डिसएडवांटेज कब हो जाती है? कोई पर्सन जो है वो SC या ST से है और साथ में कैजुअल लेबर भी है, तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये क्या बात हुई? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, देखो, अगर इन सेक्शन में से, मतलब SC STs हैं या फिर कैजुअल लेबर हैं या फिर दोनों हैं, उनमें उनकी जो वीमन हैं वो, उनके जो एल्डर्स हैं वो, और उनके जो फीमेल इन्फेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। पुअर फैमिली में क्या होता है, जैसे हमें पता है हमारा समाज जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जहाँ लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता। ये सोचा जाता है कि बेटा होगा तो वो हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये वो ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसा माना जाता है। इसलिए जो वीमेन हैं वो, और जो फीमेल इन्फेंट होते हैं, मतलब छोटे बच्चे बच्चियाँ, तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। कैसे? उनको देखो, लड़के को जैसे इसी चैप्टर में एक कहानी थी जिसमें एक फैमिली में एक पर्सन है, मतलब ओनली मैन, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसकी एक बहन भी है जो भी अभी अनमैरिड है, और इस पर्सन की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ही पर्सन है कमाने वाला, तो इसका एक बेटा 3 बेटियां, मतलब 3 बेटियां बड़ी हैं, बेटा छोटा है। बेटे की चाह में 3 बेटियां हो गई, फैमिली का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। पत्नी है, एक वुमन वो भी है, एक इसकी बहन है। तो इतनी सारी फैमिली का बोझ जो है ये एक आदमी उठा रहा है, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? ये जो 3 लड़कियां हैं, इसको इसने डिसाइड किया कि ये इनको स्कूल नहीं भेजेगा। इसने सोचा है, बेटा तो अभी 1 साल का है, लेकिन इसको सोचा है कि वो इसको स्कूल भेजेगा और इसको थोड़ा बहुत पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से
ये वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं जो कमा नहीं पाते हैं वो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर साथ में जैसे वुमेन की और बात बताऊं मैं, तो इसमें देखा हमने, इसी लेसन में, इसी कहानी में हमने देखा कि सेम काम का इस पर्सन को 160 रुपये मिलते हैं और इसकी पत्नी सेम काम करती है तो उसको 100 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हम किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन होता है तो आपको रिलेट करने को मिल जाएंगी। अभी आप ये मत सोचिए कि ये तो बिना मतलब की कहानी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ माइंड में होगा, आपके दिमाग में गया होगा तो आप उसको लिख पाएंगे। अब देखो आगे, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, मतलब देखो हमने देखा कि कई स्टेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कई काफ़ी अमीर हैं, कई ने अच्छा ग्रोथ किया है। तो हम देखें बिहार और उड़ीसा जो हैं, बिहार और उड़ीसा ये पुअरेस्ट स्टेट रहे हैं, शुरू से ही चलते आ रहे हैं, ये पुअरेस्ट में ही हैं। केरला, हिमाचल, महाराष्ट्र ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट सक्सेस रेट प्राप्त किया है रिमूविंग पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को रिमूव करने में इनकी रेटिंग जो है काफ़ी अच्छी है केरला की। जैसे हमें पता है कि केरला तो कैसे अच्छी है, अच्छा ये देखो, क्योंकि केरला ने इन्वेस्ट किया किस में, अपने ह्यूमन कैपिटल में, जिसको हमने लेसन 2 में पढ़ा था। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब हम अपने लोगों के ऊपर, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको अच्छी हेल्थ केयर देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। तो केरला ने ऐसा ही किया, इसने अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिस वजह से इसने बहुत जल्दी इम्प्रूव किया है। आगे बात करते हैं हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो है क्या, इसको देख लेते हैं। देखो वर्ल्ड में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से रिड्यूस किया है पॉवर्टी को, जबकि कुछ एक देश ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम नहीं किया है। अब देखो इसमें चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साउथ एशियन में इंडिया भी साउथ एशियन में ही आता है। सब सहारन कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने भी रिड्यूस किया है, लेकिन बहुत धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं ये, ठीक है। मतलब 10 सालों में इन्होंने सिर्फ 10% ही कम किया, 51 से 41% के ऊपर ही आए। 9th क्लास की इस बुक में आपके पास एक टेबल है जिसको आप एक बार ज़रूर देखें। यूएन ने देखो बोला है, प्रपोज किया है कि 2030 तक, 2030 तक जो है एक स्कीम, न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंडर जो है पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इसने गोल रखा है, किसने, यूएन ने। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। काउज ऑफ पॉवर्टी, तो काउजेज ऑफ पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो काउजेज ऑफ पॉवर्टी होते क्या हैं, देखो हैं क्या, मतलब अभी पहले तो हमने पढ़ लिया कि होते क्या हैं, लेकिन हैं क्या, इंडिया में क्यों हैं। देखो इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंडर रही, हमें पता है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, हमारे जो ट्रेडिशनल और इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको इन्होंने डिस्करेज किया, और साथ में जॉब्स का डिक्लाइन हुआ, लो ग्रोथ रेट रहा और लो इनकम रही। तो इस वजह से साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में, लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हुआ, सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ओनली। तो देखो हमने क्या किया, रिमूव करने की कोशिश की गरीबी को। कैसे, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, लेकिन उससे क्या हुआ, वो सिर्फ कुछ एक पार्ट्स में रहा, जिस वजह से कुछ एक पार्ट्स में तो हो गई। डिस्पैरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ एक पार्ट्स में तो ये स्कीम अच्छे से काम कर गई, लेकिन कुछ एक पार्ट्स तक ये पहुंच ही नहीं पाई। उसके बाद अगर हम बात करें, माइग्रेशन हुआ, लोगों का माइग्रेशन हुआ, और देखो अब लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ चले। जब शहर की ज़मीन के ऊपर, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हिडन बेरोजगारी के बारे में, मतलब एक ज़मीन के ऊपर जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ज़मीन तो क्या करेगी, ज़मीन बोलती है कि मेरे को 2 की ज़रूरत है, तुम चाहे 10 लगा दो, मैं इतना ही दूंगी। तो फिर क्या हुआ, लोग जो हैं वो पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए, कहाँ, शहरों की तरफ, ठीक है। तो शहरों में ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए कोई बैठा था वहाँ पे कि हाँ जी बस हम आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, लो आपको हम अंबानी बना देते हैं, ऐसा नहीं था।
तो क्या हुआ, माइग्रेट कर गए वो, लेकिन उनकी इनकम लेवल जो है वो लो ही रहा वहाँ पर, क्योंकि उनके पास ना तो कोई ट्रेनिंग थी ना तो कोई एजुकेशन थी जिससे उनको अच्छी जॉब्स मिल पाती। ठीक है, उसके बाद देखो एक ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, मतलब कुछ एक लोगों की इनकम तो बहुत अच्छी थी, जैसे मान लो कोई ज़मींदार है, उसके पास बहुत सी ज़मीन है, तो उसके पास उसकी इनकम तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो लैंडलेस है या जिसके पास बहुत छोटी सी ज़मीन है, तो उसको क्या, उसका तो कुछ नहीं होगा, उसकी इनकम जो है लो रहेगी, तो इनइक्वालिटी आएगी। आगे हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि हमें पता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर अदर डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, तो पॉवर्टी का काउज बनते हैं कुछ जो अपर सेक्शंस होते हैं, वो जितनी भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह चलाती है वो एडवांटेज जो है वो अपर क्लासेस ले जाती हैं और जो लोअर क्लासेस हैं वो बच जाती हैं, तो इस तरह से ये वल्नरेबल रह जाते हैं, पॉवर्टी इनमें वैसे ही रह जाती है। अच्छा, एंटी पॉवर्टी मीजर्स की हम बात करें तो एंटी पॉवर्टी मीजर्स हैं क्या, देखो क्या करना चाहिए हमें। पॉवर्टी सिंपली मैं अगर बोलूँ एंटी पॉवर्टी मेजर्स से मतलब है कि हम पॉवर्टी को रिमूव कैसे कर सकते हैं या गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने में। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ये गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जैसे मनरेगा चलाया, PMRY चलाया, RGEP चलाया, फिर साथ में चलाया PMGY, फिर AAY। आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये मत सोचिएगा कि PMGY क्या होता है, मैं आपको सारा बताऊंगा। तो ये देखो सबसे पहले हमने बात की मनरेगा की। मनरेगा की इसकी तो सबको पता होगा। ठीक है, मनरेगा क्या होता है, महात्मा गांधी नागरिक रोजगार मेरे को भूल गया, एक मिनट, मनरेगा, चलिए कमेंट करके बताइएगा, मुझे थोड़ा स्किप कर गया। तो ये स्कीम मनरेगा जो है कब, महात्मा गांधी नागरिक रोजगार गारंटी योजना, कुछ इस तरह से है ये, तो इसको देख लीजिएगा आप। 2005 में शुरू हुई और इसमें था क्या, 100 दिन का रोजगार देना लोगों को। अब 100 दिन तो बहुत कम हो गए ना, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोच के चलाया ये प्रोग्राम कि जैसे साल में कुछ दिन तो लोगों के पास ऑलरेडी काम होता है, फसलों का काम होता है, कुछ दिन जो है वो फ्री रहते हैं और कुछ दिन उनको वैसे भी छुट्टियां करनी होती हैं। तो 100 दिन का रोजगार जो है गवर्नमेंट ने इस तरह से चलाया कि कुछ एक काम जो है वो अपने कर लेंगे और बाकी 100 दिन जो है गवर्नमेंट उनको दे पाएगी, तो कुछ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो पाएगा उनकी इनकम में। अब देखिए इसमें क्या था, 1/3 1/3 जॉब्स जो हैं वो वीमेन के लिए रिजर्व की गई थी और इसका 23% जो है वो एससीज के लिए, 17% एसटीज के लिए और 53% वीमेन के लिए ये शेयर था जो अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पर जॉब की। ठीक है, आगे हम बात करें PMRY की, तो क्या होता है ये, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये शुरू हुई थी 1993 में। एम क्या था इसका, क्रिएट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और साथ में हेल्प करना छोटी इंडस्ट्रीज़ या छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने में। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान REGP। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1995 में और इसका एम था अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसका टारगेट ये था 25 लाख नई जॉब्स जो हैं उनको 25 जनरेट करना, नई 25 लाख जॉब जनरेट करना 10th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, SGSY, ये लॉन्च हुई थी 1999 में, 1999 में लॉन्च हुई और इसका एम था जो पुअर हैं उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना। कैसे, ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करके पॉवर्टी लेवल से ऊपर लाना इसका एम था। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये ग्रामों के लिए थी। क्या था, ये लॉन्च हुई थी 2000 में और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडिशनल असिस्टेंस दी स्टेट गवर्नमेंट्स को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे पानी है, बिजली है, इस तरह की। अच्छा, इससे आउटकम्स क्या निकली? तो आउटकम्स की हम बात करें, देखो इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया वैसे रिमूव करने में पॉवर्टी को, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए। अब देखो चैलेंज क्या है आगे हमारे पास। तो अगर हम चैलेंज की बात करें तो देखो डिस्पैरिटी की हमने बात की कि डिस्पैरिटी है डिफरेंट रीजन में, स्टेट्स में, ठीक है। कुछ ज़्यादा अमीर हैं, कुछ ज़्यादा गरीब हैं। और हमने ये भी बात की कि कुछ एक सेक्शन जो है, कुछ एक सोशल ग्रुप जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो हम बात करें अब आगे की ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, हमें इंक्रीज़ करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमें डेक्लाइन लाना चाहिए थोड़ा सा पॉपुलेशन में, ठीक है। एम्पावरमेंट करनी चाहिए हमें विमेन की, और साथ में जो वीकर सेक्शन है हमारे, जैसे लेबरर्स हो गए या फिर कास्ट सिस्टम जो है, लोअर कास्ट जो हैं, उनको सशक्त करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा उनको, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ये हमारी डेफिनेशन है पॉवर्टी की, इसको हमने बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। हमने बोल दिया कि एक लाइन है, इससे ऊपर जो चला जाएगा वो अमीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ा भी होता है, ठीक है। जो इस लाइन 100 रुपये, मैंने एग्जांपल दिया था, 100 रुपये अगर ये लाइन है तो 99 वाला गरीब और 101 वाला अमीर, ऐसा थोड़ा भी हो सकता है ना। ये तो बहुत इररिलेवेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक और चीज़ है, ये हमारी जो डेफिनेशन है ये मतलब रीजनेबल नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? इसको ब्रॉड करना चाहिए, एक ब्रॉड कंसेप्ट जो है इसको लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एजुकेशन को काउंट करना चाहिए, हेल्थ केयर को काउंट करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी को काउंट करना चाहिए, और साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं लोगों के साथ किसी और तरह से भेदभाव तो नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, इस लेसन को हम कंक्लूड करते हैं यहीं पे कि इरेडिकेशन जो है पॉवर्टी का, ये एक मूविंग टारगेट है हमेशा, ठीक है। पॉवर्टी, मान लो आज आप यहाँ पर इस गोल को फिक्स कर रहे हैं, कल को पता चला आपको कि गोल यहाँ पहुँच गया है, आप यहीं को फिक्स किए जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हमेशा मूवेबल रहेगा और हमें इसके लिए लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तो ये था इस लेसन का सारा जो भी हमने पढ़ा। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हम शुरू करेंगे। मैं बता दूं कि टीजीटी का इकोनॉमिक्स का जितना भी है उसको हम अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।